हेलो मेरे भाई बहन, क्या हाल चाल है। संविधान सभा के सेकंड लेसन में आप सभी का स्वागत है। संविधान सभा के पहला लेसन में हमने क्या देखा कि संविधान हमारे यहाँ कैसे कैसे बनने की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ, संविधान सभा कैसे कैसे बैठक किया गया और संविधान बनाने के दौरान कई सारा कमेटी का निर्माण किया गया, कई सारा समिति का निर्माण किया गया। वहां तक हमने देख लिया और प्रारूप समिति तक हम पहुंच गए थे। एक्चुअली इस दिन हुआ क्या था दोस्त कि हमने संविधान सभा का पूरा लेसन रिकॉर्ड कर लिया था। 1.25 घंटा के आसपास लेसन था बाबू। लेकिन जब फाइनल वीडियो आउटपुट देखने गए तो वहां पर देख के आए रहे बाबू कि 1 घंटा के बाद वीडियो अपने से क्या हो गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था। मतलब कि हमारा मेहनत सारा क्या हो गया, बेकार चला गया। इस कारण से क्या हो कि आपका 1 घंटा के लेसन ही अपलोड किया गया था और बाकी जो है अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्या होता है दोस्त, कई बार टेक्निकल इशू वगैरह हो जाता है तो अब मैनेज करना ही पड़ता है। यहाँ पर इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं कि एक तो समझेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के बारे में बढ़िया समझेंगे, क्योंकि यही सारे समितियों में क्या था, प्रमुख था। फिर हम समझेंगे बाबू संविधान सभा क्या क्या कार्य दिया गया था और फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे और लास्ट में देखेंगे बाबू संविधान सभा का आलोचना की। सबसे पहले समझते हैं दोस्त ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या दोस्त समझते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी इसी को बोलते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति देखिए जितना भी समिति बनाया गया था ना, क्योंकि हुआ क्या था कि हमारा संविधान जब बन रहा था बाबू तो यह प्रयास किया गया कि विश्व के जितना भी देश है ना, महान महान जिसमें बढ़िया बढ़िया प्रावधान दिया गया है ना, उन सारे देशों का स्टडी किया जाए और स्टडी करने के बाद जो भी बेहतर चीज होगा उसको इंडिया के संविधान में लागू किया जाएगा। तो इसके लिए कई सारा समिति का निर्माण किया गया और उसी में क्या था, सबसे महत्वपूर्ण था ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। इसमें क्या था कि मान लेते कई सारा समिति बना, कई सारा क्या हुआ, समिति बना, है ना। अब क्या है कि कोई मौलिक अधिकार का समिति है, कोई संघ शक्ति समिति है, कोई संविधान के लिए समिति है, तो वो सब क्या करेगा कि अपना सुझाव फिर फाइनल रूप से इसको देगा। क्या करेगा, इधर इसको देगा और यह क्या करेगा, कुछ इसके बाद सुझाव को मानेगा, कुछ सुझाव को काटेगा छाटेगा, है ना। और इसका एक बाबू डिजाइन तैयार करेगा कि मतलब हमारा जो संविधान बनने वाला है, मान लेते क्या पे कि दोस्त संविधान है तो हमारा संविधान का डिजाइन कैसे होगा, प्रारूप कैसे होगा, कौन सा प्रावधान पहले आएगा, कौन सा प्रावधान बाद में आएगा, कौन सा चीज को शामिल किया जाएगा, कौन चीज को शामिल नहीं किया जाएगा। तो यही क्या वो इसका काम है, प्रारूप तैयार करना और बोल सकते हैं कि ड्राफ्ट करना, डिजाइन तैयार करना। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब हुआ था। देखिए और भी कई समिति बताए थे, उसका आपको डेट याद नहीं करना था, लेकिन ये महत्वपूर्ण है तो यहां पर आपको डेट याद करना पड़ेगा। देखिए हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो 15 अगस्त में क्या है, एक दिन कम जोड़ दीजिए, 14 जोड़ दीजिए, तो 15 14 कितना होता है, 29 होता है। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 29 अगस्त बाबू और 1947 में इसका स्थापना किया गया। इसका कार्य क्या था, तो कार्य क्या था, संविधान का डिजाइन। क्या वो, संविधान का डिजाइन या बोल सकते हैं प्रारूप, यह संविधान को डेकोरेशन करना, सजाना, कि पहले राष्ट्रपति का प्रावधान आएगा कि प्रधानमंत्री का आएगा, पहले मौलिक अधिकार आएगा कि मौलिक कर्तव्य आएगा, इस तरह से यहां पर है बाबू। मतलब संविधान का डिजाइन या प्रारूप तैयार करना इसका प्रमुख कार्य था। अब अगला बात आता है बाबू कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितना था, तो सदस्य की संख्या था 7। मतलब यहां पर कुल 7 सदस्य संख्या प्रारूप समिति में रखा गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, सबको काटना छाटना है, सबको क्या करना, फाइनल रूप देना है। तो इसमें ज्यादा आदमी रहेगा तब तो सही से काम हो पाएगा, इसीलिए इसमें क्या है, ज्यादा सदस्य रखा गया, 7 रखा गया। अब इसमें क्या है, इसका अध्यक्षता किसको दिया गया, तो अध्यक्षता दिया गया भीमराव अंबेडकर को। किनको दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्षता दिया गया। अब चूंकि भीमराव अंबेडकर इसका अध्यक्षता कर रहे हैं और यही क्या है, संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, इसी कारण से भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का वास्तुकार, भारतीय संविधान का आर्किटेक्चर। इसके अलावा इनका एक और नाम है आधुनिक युग का मनु। सब समझाते हैं, थोड़ा देर रुकिए बाबू। इनका और नाम है आधुनिक युग का मनु, आधुनिक युग का मनु। अब समझाते हैं सब चीज बाबू। देखिए पिता का मतलब क्या होता है, पिता या जनक कौन होता है,
जिसका क्या होता है किसी के जीवन देने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप ही का पिताजी नहीं रहते तो इस धरती पर आपका आना संभव नहीं होता। तो उसी बाबू भीमराव अम्बेडकर अगर नहीं रहते तो हो सकता है कि हमारा संविधान नहीं बन पाता। तो इसीलिए इनको बोलते हैं भारतीय संविधान का पिता या जनक। चूंकि भारतीय संविधान को बनाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका था, इसलिए इनको बोले निर्माता, बोले भारतीय संविधान का निर्माता। और वास्तुकार का मतलब क्या होता है? वास्तुकार का अंग्रेजी होता है आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बिल्डिंग जब तैयार होता है ना तो पहले खाका तैयार किया जाता है कि कहाँ लेटरिन होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ पिलर होगा, कहाँ गेस्ट रूम होगा, ये सब पहले ही क्या कहता है सोच लिया जाता है। और उसके बाद बाबू क्या होता है, जब बिल्डिंग बनता है उसी अनुसार बना दिया जाता है। तो यहाँ भी बाबू क्या है कि भारतीय संविधान का बोल सकते हैं कि कहाँ पर मौलिक अधिकार होगा, कहाँ पर नीतिशक तत्व होगा, कहाँ पर आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगा, है ना। मतलब सजाने के पूरा बढ़िया से काम जो है कौन किए हैं? यही किए हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं भारतीय संविधान का निर्माता या वास्तुकार बोलते हैं, या आर्किटेक्चर बोलते हैं, या पिता या जनक बोलते हैं। अब अगला टर्म रहा कि इनको आधुनिक युग का मनु क्यों बोलते हैं। देखिए समझिएगा, पहले जो भारत का शासन प्रशासन प्राचीन समय में होता था तो एक पुस्तक था जिसका नाम था मनु स्मृति। क्या था वो? मनु स्मृति था। आई मनु स्मृति को लिखे कौन बाबू? ऋषि मनु ने। मतलब एक साधु थे, संत थे, जिनका नाम था क्या? मनु थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था मनु स्मृति। इसी के आधार पर भारत का शासन पहले होता था प्राचीन समय में। और आधुनिक समय में क्या होता है? एक संविधान के जरिए एक पुस्तक है जिसको लिखा गया, उस पुस्तक के जरिए क्या होता है? शासन चलता है। तो मतलब कि प्राचीन समय में किसके आधार पर? मनु स्मृति के आधार पर। और आधुनिक समय में किनके आधार पर? संविधान के आधार पर। तो मतलब कि पुराने समय में कौन हो गए? मनु। और आधुनिक समय में कौन हो गए? आपका अंबेडकर हो गए। इसीलिए इनको बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु, क्योंकि आधुनिक युग में जो किताब लिखे हैं उसी से भारत का शासन चलता है। अब देखिए बाबू, जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि इसमें 7 सदस्य थे, तो क्या सातों सदस्य के नाम याद करना है? देखिए दोस्त, जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय तक सदस्य के बारे में नहीं पूछा जाता था, खाली मैक्सिमम पूछता था कितना सदस्य? 7 गो। लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे और कौन नहीं थे, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर 1-2 बार दिमाग में गए हुए रहेगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा। एक बार में कभी नहीं याद होगा, 2 बार 3 बार देखेंगे ना तो अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ बताते हैं बाबू। पहला तो भीमराव अम्बेडकर हो गए। अब दूसरा की बात करते हैं, मोहम्मद सादुल्ला। क्या वो? मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला मतलब इसमें एक मुस्लिम भी थे, मोहम्मद सादुल्ला। सादुल्ला या सादुल्ला लिख लीजिए, मोहम्मद सादुल्ला बाबू। और अगला बाबू क्या है? डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी। अब देखिए, आपने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा, तो वो मुंशी प्रेमचंद अलग है, ये बाबू क्या है? डॉक्टर के एम मुंशी अलग है। लेकिन अगर आप उनसे तुलना कर लीजिएगा तो ध्यान रहेगा मुंशी जी थे, मुंशी प्रेमचंद जी थे, तो ऐसे आपको याद हो सकता है। तो ये क्या हो गया? डॉक्टर के एम मुंशी। एन गोपाला स्वामी अयंगर। एन गोपाला स्वामी अयंगर। अब देखिए, याद हमको करवाना है, बस सुनते रहिए, हम याद करवा देंगे। तो ये चौथा एन गोपाला स्वामी अयंगर हो गए। और अगला हो गए, 5वां हो गए कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए, यहां गोपाला स्वामी याद करना है, यहां पे याद करना है कृष्णा स्वामी। गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी। कृष्ण भगवान को ही गोपाल बोलते हैं, समझ में गया। अब आते हैं बाबू, छठा आते हैं एन माधव राव। क्या है वो? एन माधव राव। और ये देखिए बाबू, पहले एन माधव राव ओरिजिनल सदस्य का नहीं थे। हुआ क्या था कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम थे BL मित्र। क्या वो? BL मित्र। ये क्या बोल दे कि हमारी तबीयत खराब हो गया, मतलब शुरू में बोल सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में BL मित्र क्या रखा गया था, लेकिन BL मित्र क्या बोल दे कि हमारी तबीयत खराब हो गया, हम ना आएंगे। तो एक बोला गया एन माधव राव कि आप आइए, तो इनको क्या किया गया? सदस्य बना लिया गया। और एक और सदस्य थे टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी। ब्रह्मचारी होता है ना जी, क्या है? कृष्णामाचारी हैं। अब ध्यान रखिएगा, शुरू में ओरिजिनल ये भी सदस्य नहीं थे बाबू। ये क्या आए थे? DP खेतान के जगह पर। DP खेतान के जगह पर, समझाते हैं। DP खेतान ओरिजिनल रूप से बाबू इसके सदस्य बनाए गए थे, लेकिन DP खेतान ने क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इस कारण से क्या हुआ कि बाद में TT कृष्णामाचारी को इसमें डाला गया। तो देखिए, याद कैसे कीजिए, कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी, कृष्णामाचारी। क्या हो गया? कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी और कृष्णामाचारी हो गए। और अगला के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और भीमराव अम्बेडकर। इतना 3-4 और पढ़िएगा तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो ये क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी बाबू। इसका कार्य क्या था? संविधान का प्रारूप या डिजाइन तैयार करना। तो एक बार फिर से आते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा? ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसका कार्य क्या था? संविधान का डिजाइन या प्रारूप तैयार करना। इसमें कुल कितना सदस्य थे? 7 गो। इसका अध्यक्षता
कौन कर रहे थे? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता, जनक, निर्माता या वास्तुकार या आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है बाबू? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। एक और क्या कहा जाता है इनको? आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। और इसके सदस्य कौन थे बाबू? भीमराव अंबेडकर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, के मुंशी थे, गोपाला स्वामी थे, कृष्णा स्वामी थे, माधवराव थे और क्या थे? कृष्णामाचारी थे। चलिए अब आते हैं संविधान सभा के प्रमुख कार्य, और यहां से भी क्वेश्चन आपको आते हैं ढेर सारे। यहां पर क्या है? संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा के कार्य। जैसे बोले ना कि संविधान सभा के लिए कई सारा सदस्य निर्धारित किए गए थे। शुरू में 389 था, बाद में क्या हुआ? पाकिस्तान बट गया तो 299 हो गया। तो सारे सदस्य मिलकर संविधान सभा का निर्माण किए। तो उनका कार्य क्या क्या थे, क्या क्या काम कर रहे थे? तो पहला तो इनका काम क्या था बाबू? कि देश के लिए संविधान बनाना। क्या वो? देश के लिए संविधान बनाना। पहला कार्य क्या हो गया? देश के लिए संविधान बनाना। और अन्य कार्य क्या हो गया? देश के लिए आम कानून बनाना। क्या वो? आम कानून बनाना। सब समझाते हैं क्या होता है आम कानून बनाना बाबू। और कुछ क्या था? अन्य कार्य था। कुछ क्या था? अन्य कार्य। मतलब ये क्या था? दोनों प्रमुख कार्य था, इसके अलावा कुछ अन्य कार्य था। तो पहले समझते हैं क्या कि जो हमारा यहाँ संविधान सभा था, इस सब सदस्य मिलकर के क्या कर रहे थे? तो एक कर रहे थे संविधान का निर्माण कर रहे थे, मतलब संविधान बनाने का कार्य कर रहे थे। अब देखिए इसका बैठक जब वो क्या होता था? संविधान बनाने के लिए होता था ना, तब इसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद। कौन बाबू? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे। लेकिन जब इसका बाबू क्या है? आम कानून बनाने के लिए बैठक होता था, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे बाबू? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। समझाते हैं क्या हुआ बाबू। देखिए संविधान बनाने का मतलब क्या है ना कि लंबा समय तक हमारा देश कैसे कैसे चलेगा, वो क्या हो गया? संविधान। तो जब संविधान बनाने के लिए क्या हुआ? संविधान सभा का बैठक होता था, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष की कुर्सी पर चले जाते थे और सारा सदस्य मिलकर के अपना जो भी बैठक होता था उसमें भाग लेते थे। अब बाबू क्या हुआ कि जब इसका बैठक आम कानून बनाने के लिए, आम कानून होता है नॉर्मल जो कानून होता है ना देश के लिए, वर्तमान समय में हमारे देश के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। कौन बनाता है? संसद बनाता है, जिसको विधायिका बोलते हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि जब विधायिका के रूप में कार्य करेगा या संसद के रूप में कार्य करेगा आम कानून बनाने के लिए, तो इसका बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करेंगे, ये अपना अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ करके उठ के चले जाएंगे और उनके जगह पर कौन आ जाएंगे? गणेश वासुदेव मावलंकर आ जाएंगे और यही क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन फिर समझिए। अगर देश के लिए संविधान बनाना है तो अध्यक्षता करेंगे राजेंद्र प्रसाद। अगर बाबू के आम कानून बनाना है तो अध्यक्षता कौन करेंगे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अब आगे समझिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि यह संविधान जो सभा है, इसमें जो जितना सदस्य है, इस सब में क्या कर रहा है? देश के लिए आम कानून भी बनाने का कार्य कर रहा है। तो मतलब इसको बोल सकते हैं कि देश के लिए प्रथम संसद, देश के प्रथम संसद का कार्य कौन किया? संविधान सभा। ये क्वेश्चन पूछेगा। देखिए संसद ही हमारे देश में कानून बनाता है, और उस समय बाबू कानून शुरू में कौन बना रहा था? संविधान सभा। तो संविधान सभा संसद के रूप में कार्य किया। बोल सकते हैं कि देश का प्रथम संसद, और संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट को बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। तो देश की प्रथम संसद या प्रथम पार्लियामेंट या प्रथम विधायिका कौन बन गया? संविधान सभा। हमारे देश में क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 से क्या होता है? आपका संविधान लागू हो जाता है। अब उसके बाद फिर देश में क्या होता है? संविधान के अनुरूप क्या होगा? फिर चुनाव होगा और उसके बाद तय होगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो हमारे देश में बाबू क्या हुआ? प्रथम आम चुनाव, मतलब स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? आम चुनाव का मतलब है कि जनता इसमें क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। तो प्रथम आम चुनाव हुआ 1951-52 में। तो बोले क्या है सर, चाहे 51 लिखे चाहे बनी, मजाक काहे करते हैं? तो मजाक नहीं कर रहे बबुआ। जैसे चुनाव होने में क्या होता है? समय लगता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी हमारे यहाँ चुनाव होगा अभी 24 में, तो क्या होगा कि शुरू होता है मान लीजिए फरवरी में, होते होते 3-4 महीने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्त कि अक्टूबर 1951 में चुनाव शुरू हुआ, आई हो गया बाबू फरवरी। कब तक चल गया? फरवरी। इसीलिए बाबू क्या होता है कि देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 51-52 में हुआ। 51-52 में जब चुनाव हो गया बाबू, उसके बाद फिर क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, जैसे घर में होता है 2 किता ना जी, मर्दानी किता जनानी किता, तो इसी क्या हुआ कि संसद में 2 किता होता, 2 घर होता है। संसद ही मान लीजिए संसद हो गया, संसद में कितना घर? 2 घर हो गया। एक को बोलते हैं लोकसभा, को बोलते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा निर्वाचित रूप से क्या होता है? अप्रैल बाबू। क्या बाबू? अप्रैल।
अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आता है। हालांकि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक माना जाता है। उसमें बाबू क्या दिया हुआ है कि देश स्वतंत्र भारत में देश के लिए निर्वाचित प्रथम संसद कब अस्तित्व में आया? मई 1952 में। लेकिन गवर्नमेंट के आंकड़ा में क्या बताता है बाबू? अप्रैल बताता है। तो हमको मई याद नहीं करना है, गवर्नमेंट जो बोलता है उसको याद करना है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या देता है? अप्रैल 1952। तो मतलब यह हुआ कि बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आया बाबू? अप्रैल 1952 में। आप समझे? अब ये बाबू निर्वाचित संसद आ गया ना, तब यही देश के लिए क्या बनाएगा? आम कानून बनाएगा। लेकिन जब तक ही नहीं आया था बाबू ना, तब तक कानून कौन बना रहा था? संविधान सभा। तो हम बोल सकते हैं कि संविधान सभा ही क्या था? देश की प्रथम संसद था या पार्लियामेंट था। अब समझिएगा, ये बाबू संसद बन गया तो इसको बोलते हैं फाइनल संसद। क्या बोलते हैं? फाइनल संसद, अंतिम संसद ही बन गया। एक होता अंतरिम संसद। क्या हो? अंतरिम संसद। ये अंतिम संसद, अंतरिम संसद में अंतर क्या होता है? देखिए, दोनों अलग चीज है। अगर बोलेंगे बाबू क्या? अंतिम संसद, अंतिम संसद, इसका मतलब क्या है कि मुख्य रूप से यही कार्य करेगा। अंतरिम का मतलब होता है टेम्पोररी। क्या होता है? टेम्पोररी रूप से। समझाते हैं बाबू क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बाबू कि मान लेते हैं क्या है, कोई लड़का कोई लड़की की शादी होने वाला है, तो शादी के डेट उट बैठ गया है, लेकिन डेट बैठा है 6 महीना बाद, है ना जी। तब तो आजकल क्या होता है, लड़का के फोन से बतिया के मन है, लड़कियों को घोलट घोलट के बतिया के मन है, तब एगो अरेंजमेंट का कर दिया जाता है फोन नंबर के। लेकिन वो में व्यवस्था किया जाता है कि ऐसी फोन नंबर नहीं मिल जाएगा, कहीं बतिया के भी हवा नहीं करेगा। तब क्या होता है, एगो एंगेजमेंट करवा दिया जाता है ना। कहीं हॉल उल में बुलाया गया, अंगूठी पहने, तू पहना दा, तू पहना दा, मोटा मोटी क्या हो गया? ठेपा लग गया कि तू हमर हम तोहर। तो ये फाइनल शादी हुआ है, ये फाइनल नहीं हुआ है, ये केवल टेम्पोररी हुआ है। मतलब बोल सकते हैं ये काम चलाऊ हुआ है। ये क्या बनेगा? जब टिका टिकी होगा ना, सिंदूरदान वगैरह ना, तो होगा फाइनल होगा। तो फाइनल हो जाएगा, उसे बोलते हैं अंतिम। क्या बोलते हैं? अंतिम रूप से मर्द मेहर बन गया, पति पत्नी बन गया। और ये क्या हो गया? वो टेम्पोररी रूप से मान रहे हैं कि दोनों बनल है पति पत्नी, है ना, कभी कभी घूमे जा सकता है। जब तक क्या हुआ, संसद अस्तित्व में ओरिजिनल रूप से नहीं आया था, चुनाव होकर के, तब तक क्या हुआ कि बाबू क्या है, संविधान सभा ही अंतरिम संसद का कार्य करता रहा। तो चलिए फिर से आते हैं। संविधान सभा के 2 कर, एक संविधान बनाना, इसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। आम कानून बनाना रहेगा तो गणेश वासुदेव मालवंकर करेंगे इसका अध्यक्षता बाबू। इस तरह से संविधान सभा क्या बनता है? देश का प्रथम संसद बनता है, देश का प्रथम विधायिका बनता है, देश का प्रथम पार्लियामेंट बनता है, या अंतरिम संसद के रूप में कार्य करता है। बाद में क्या होता है, हमारे देश में प्रथम आम चुनाव होता है 51-52 में, अक्टूबर से लेकर के फरवरी 1952 तक चलता है। और फिर फाइनली क्या होता है कि हमारे देश में निर्वाचित संसद लोकसभा और राज्यसभा के साथ क्या आता है? अस्तित्व में आता है। और यह कब आता है? अप्रैल 1952 में आता है। और जो लोकसभा बनता है ना, उसका प्रथम अध्यक्षता किनको दिया जाता है? गणेश वासुदेव मालवंकर को। इनको बोलता है कि बड़ा आपको अनुभव होगा ना जी, एक बार कानून बनाने में तो आप PhD कर लिए हैं, तो आप ही को क्या करते हैं? अध्यक्ष बना देते हैं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया जाता है? गणेश वासुदेव मालवंकर को। अब आते हैं बाबू संविधान सभा के अन्य कार्य, और यहां से भी क्वेश्चन बाबू आपको आ रहे हैं, तो इसको भी समझते हैं दोस्तों। देखिए, पहले तो क्या है, संविधान सभा कार्य दिया गया कि हम राष्ट्र ध्वज के रूप में किसको स्वीकारेंगे, मतलब राष्ट्रीय झंडा के रूप में किसको स्वीकारेंगे। तो बोला है कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार किया जाए। मतलब क्या हो? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, ये राष्ट्रीय झंडा के रूप में किसको स्वीकार किया गया? तिरंगा को। तिरंगा को, तिरंगा मतलब इसमें 3 रंग होता है ना। ऊपर में केसरिया होता है, बीच में उजला होता है, नीचे क्या होता है? हरा होता है, फिर बीच में क्या होता है? एक चक्र होता है। तो तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज या झंडा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई, डेट याद करना पड़ेगा, 22 जुलाई 1947 बाबू। समझाते हैं। देखिए, आजादी के पहले ही, आजाद हमारा देश कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। तो उसके 1 महीना पहले ही क्या हुआ? वो 22 जुलाई को ही क्या किया गया है? राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। और ये क्या है? तिरंगा है। देखिए, और भी क्वेश्चन पूछता है कि तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था, तिरंगा को सबसे पहले विदेश में किसने फहराया था। ये सब जो क्वेश्चन है रिस्पेक्टिव लेसन में आपको बताया जाएगा। अब आगे आते हैं। फिर क्या बाबू कि राष्ट्रगान क्या हो गया? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत, देखिए, राष्ट्रगान को बोलते हैं नेशनल एंथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम, नेशनल एंथम बोलते हैं। और राष्ट्रगीत को नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। अब देखिए, राष्ट्रगान क्या है हमारे यहां बाबू? जन गण मन। क्या है? जन गण मन। जबकि राष्ट्रगीत हमारे देश से क्या है बाबू? तो यह है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। पूछेगा कि हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन।
और हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। अब देखने में तो लग रहा है कि बड़ा आसान है, लेकिन जानते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो राष्ट्रगान वाला राष्ट्रगीत बना दीजिएगा और राष्ट्रगीत वाला राष्ट्रगान। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, गान में न लगा हुआ है, जन गण मन, सब में न लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रगण क्या हो जाएगा आपका? जन गण मन हो जाएगा। ये दोनों को जानते हैं कब अपनाया गया बाबू? दोनों को अपनाया गया 24 जनवरी, क्या वो 24 जनवरी 1950 को। याद कीजिए, संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी को ही किया गया था और फिर 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया गया था। मतलब कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? अंतिम बैठक हुआ, उसी में निर्णय लिया गया कि हम राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाएंगे और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन बाबू? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ ठाकुर बोलेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर बोलेंगे, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। कहाँ के थे? बंगाल के थे। आप समझिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के तो राष्ट्रगान की रचना करवे किए हैं, इसके अलावा क्या है कि बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान का रचना वही किया है, अमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान की रचना कौन किए हैं? वही किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा व्यक्ति ने 2 देश की राष्ट्रगान की रचना किया है? तो कौन बाबू? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके अलावा एक और चीज जान लीजिए कि श्रीलंका का जो राष्ट्रगीत बाबू है ना, उस पर भी क्या इनके गान का प्रभाव है। समझ में गया ना? हालांकि क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन जान लीजिए खरखाई में बता रहे हैं ना, खरखाई में। चलिए आगे आते हैं। अब पूछेगा बाबू राष्ट्रगीत का रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगीत के रचयिता है, वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी कहाँ के थे? बंगाल के। बंकिम चंद्र चटर्जी ये भी कहाँ के थे? बंगाल के। अब बंगाल कहाँ बाबू? जैसे देख, ये वाला हिस्सा क्या है? बंगाल है, जो आज के डेट में पश्चिम बंगाल है। अब पहले बांग्लादेश था, ये क्या है? बंगाल है। तो बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम की रचना किए थे। और एक और क्वेश्चन आपको याद ऐसे करना है कि वंदे मातरम लिया गया आनंद मठ उपन्यास से। क्या लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से। क्या हो? आनंद मठ उपन्यास से वंदे मातरम को लिया गया है। तो फिलहाल इतने याद रखिए बाबू कि राष्ट्र ध्वज या झंडा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। क्या है बाबू? तिरंगा है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया बाबू ये 24 जनवरी 1950 को। मतलब दोनों कब अपनाया गया है? एक ही डेट को, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। ये कौन रचयिता है बाबू? रविन्द्रनाथ टैगोर। कहाँ के हैं? आपका बंगाल के। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। ये कौन रचयिता है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कहां से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास। इसी दिन के एक और निर्णय लिया गया था, राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे, उनको बोला गया कि उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो पहले बार जानते हैं उनको 24 जनवरी 1950 को ही क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति बना दिया गया। और बाद में फिर चुनाव होता है, तो दोबारा चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति दोबारा चुने जाते हैं। लेकिन प्रथम बार राष्ट्रपति कब चुने गए थे? क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले बार राष्ट्रपति कब चुने गए थे? तो 24 जनवरी 1950 को ही। इसके अलावा क्या है कि 1949 में संविधान सभा क्या किया कि भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल होने की अनुमति दे दिया। मतलब राष्ट्रमंडल में क्या, वो राष्ट्रमंडल में शामिल होने की अनुमति दे दिया। ये राष्ट्रमंडल नामक क्या चीज होता है समझिएगा। जैसे बाबू इंग्लैंड पूरा दुनिया पर राज कर रहा था, अब इंग्लैंड सब जगह से तो जा रहा था, सब जगह से भगाया जा रहा था, तो सोचा क्या कि ऐसा करते हैं कि सब देश के साथ अपना संबंध को बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए संबंध बना के रखना सबके लिए बेहतर होता है, गरीब रहे चाहे अमीर, संबंध बना के रखिएगा तो आज न कल फायदा करबे करेगा। भारत जैसा देश जो कि नया नया आजाद हो रहा था, बोला कि हम एक बनाते हैं राष्ट्रमंडल जिसमें आप क्या होइएगा, शामिल होइएगा। तो यहाँ के नेता बोले कि हाँ तू राष्ट्रमंडल बनाएगा, ओकरा हम शामिल होंगे। पता चले कि इसका मतलब क्या है कि हम आपका गुलामी भी रहेंगे। बोला कि गुलामी तुलामी की बात नहीं है, देखिए आप नया नया आजाद हो रहे हैं, केकरा साथ कैसे संबंध रखना है विदेश में आपको पता नहीं चलेगा, तो हम थोड़ा सा आपको हेल्प कर देंगे, अब बदले में थोड़ा बहुत हमारा बात मान लीजिएगा, हम खुश रहेंगे, हमारा देश के लोग खुश रहेंगे कि भाई अभी भी भारत एक बात थोड़ा बहुत मानता है। तो राष्ट्रमंडल को बोलते हैं कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो ये बाबू क्या है, वैसा राष्ट्रमंडल में वैसा देश शामिल होता है जो कभी न कभी क्या है कि ब्रिटिश इंपायर, ब्रिटिश साम्राज्य का वो हिस्सा रहा है, तो इसमें भी भारत को शामिल किया गया। लेकिन राष्ट्रमंडल में शामिल होने का मतलब ही नहीं है कि हम गुलाम हैं, हम क्या हो आजाद हैं, हम जब चाहे जब इससे क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आजादी के बाद राष्ट्रमंडल में भारत कब शामिल हुआ था? 1949 में शामिल हुआ था। चलिए जितना देख ले दोस्त, अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जहां से क्वेश्चन आपको आएंगे। जैसा कि दोस्त हमने बताया था कि जो संविधान बना था तो उसमें क्या है, संविधान सभा के लिए शुरू में 389 गो सदस्य रखा गया था, है ना। और बाद में क्या हो कि पाकिस्तान जब बन गया बाबू तो कितना हो गया आपका 299 हो गया। 200 क्या हो गया, 99 हो गया। अब समझिए क्या क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे या कौन कौन नहीं थे। अब 299 को तो क्या संभव हो पाएगा, सबका याद रखेगा, नहीं रख पाइएगा, सबका याद रख पाना संभव नहीं है। तो हम ऐसा जान लेते हैं कौन कौन नहीं थे उसको याद रख लीजिएगा। तो देखिए दो व्यक्ति का याद रखना है मात्र, महात्मा गांधी, क्या वो महात्मा गांधी, और एक मोहम्मद अली जिन्ना।
मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना, समझिएगा। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता बोलते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना को कहाँ का राष्ट्रपिता बोलते हैं? पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बोलते हैं। तो ये दोनों व्यक्ति जो थे बाबू, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और बाकी जितना भी उस समय के महत्वपूर्ण नेता थे सब क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, है ना? भी व्यक्ति उस समय के नेता दिखाई देता है ना, मान के चलिए कि वो होबे करेगा। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि संविधान सभा में जो सदस्य थे तो उस समय क्या था कि हमारे ही 11 प्रांत था, तो कहाँ से कितना आया था? तो क्या सबको याद कीजिएगा? सबको याद नहीं करना, आपको याद करना कि सबसे ज्यादा कहां से आया था। तो सबसे ज्यादा आया था संयुक्त प्रांत से। कहां से आया था? संयुक्त प्रांत से। और दूसरा आया था मद्रास से, और तीसरा आया था बिहार से। समझाते हैं बाबू। जैसे बाबू क्या ए आपका हो गया, क्या हो गया? भारत। ये क्या हो गया? भारत। और यहां बांग्लादेश, यहां पर क्या हो गया? पाकिस्तान। उस सब पहले क्या था? भारत ही था। तो यहां संयुक्त प्रांत से बोला गया 55, कितना की 55 सदस्य आएगा। अब मद्रास से कितना बाबू? मद्रास से 49, और बिहार से कितना? 36। संयुक्त प्रांत कहां हो गया? वर्तमान समय में जो यूपी बोलते हैं ना, यूपी बाबू, तो यूपी वाला एरिया था क्या? संयुक्त प्रांत था। इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। और मद्रास कहां हो गया? आपका नीचे वाला हिस्सा हो गया। और बिहार कहां हो गया? यहां वाला आपका हिस्सा हो गया। तो सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आए थे? संयुक्त प्रांत से। और उसके बाद बाबू दूसरा स्थान पर मद्रास, तीसरा स्थान पर बिहार। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे सदस्य के रूप में? तो सबसे पहले उनका चुनाव हुआ था यहां से, बंगाल से। कहां बाबू? बंगाल से। लेकिन हुआ क्या कि यहां से मान लीजिए इनका चुनाव हुआ होगा बंगाल से, जब देश इकट्ठा था तब। लेकिन क्या हुआ बाद में कि जो वाली वाला एरिया चला गया कहां? पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इधर भी बन गया, इधर भी। इधर बोलते हैं पश्चिम पाकिस्तान, इधर बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान। जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो ये तो एरिया चला गया कहां पर? पाकिस्तान में ना। तो फिर क्या हुआ कि उनका सदस्यता खत्म हो गया, और बाद में फिर क्या हुआ कि यहां से बाबू बंबई से उनका चुनाव हुआ। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर का शुरुआती समय में संविधान सभा में सदस्य के रूप में चुनाव कहां से हुआ था? तो कहां से हुआ था बाबू? आपका बंगाल से हुआ था। बाद में कहां से हुआ? बंबई से हुआ। अब और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि हमने दोस्त बताया था कि संविधान का निर्माण हो रहा था, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में किनका चुनाव हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो अध्यक्ष तो हो गया, लेकिन अब क्या है कि मान लीजिए अध्यक्ष की तबीयत खराब हो जाएगा, तब कौन अध्यक्षता करेगा जी? तब कोई और बनाया जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपका कॉलेज बेगर हो गया, तो वहां पर क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। जब प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो क्या होता है? वाइस प्रिंसिपल होता है। तो उसी यहाँ पर क्या अध्यक्ष नहीं रहेगा तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अब मान लीजिए कि एगो उपाध्यक्ष रहेगा तो तबीयत खराब हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा कि 2 उपाध्यक्ष का क्या होगा? चुनाव होगा। तो समझाते हैं बाबू क्या होता है? उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था बाबू। एक थे एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। यहां क्या होता है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। भी कहां के थे? बंगाल के थे। अब बंगाल में क्या होता? क से नहीं सी से लिखा जाता, कुमार बोलते हैं, कुमार। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। और दूसरा था वीटी कृष्णामाचारी। क्या था? वीटी कृष्णामाचारी। तो क्या हो गया? संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी बाबू और वीटी कृष्णामाचारी। अब क्या है? संविधान बन रहा है तो एक आध को बुजुर्ग आदमी की आवश्यकता पड़ेगा जी सलाह देने के लिए कि ना भाई ऐसे करो, उसे करो। तो ये क्या होगा? संवैधानिक सलाहकार। क्या वो? संवैधानिक सलाहकार। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, संवैधानिक सलाहकार पूछता है कि संविधान सभा के सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार किनको नियुक्त किया गया? B.N. राव को। समझाते हैं बाबू। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह होते रहता है, तो मान लेते कि आपने निर्णय क्या लिया कि हमको बनाना है कोई चीज फंक्शन में, बुनिया पूरी आलूदम या 10 गो मिठाई। तो ओकरा में जो अनुभवी आदमी होता तो बोलता है ना कि इतना काहे ला पैसा खर्च करबे हो, कमे बनाओ, है ना, 4 गो मिठाई में काम ना चलते ही। तो मतलब कि एगो आदमी क्या सलाहकार होता है। क्या होता है? सलाह। गांव में पहले जानते खाना वाना बनता था ना फंक्शन वगैरह में, तो गाँव के लोग मिले खाना बनाता था। तो उसमें क्या होता था कि एगो बाबू क्या होता था कि नमक डाले में एक्सपर्ट है, नमक डाले को झोकरे बुलावल जाएगा, है ना। एगो चीखे में एक्सपर्ट होता था, वो चीखेला बुलावा जाता था। सब खाना वाना बन गया ना तो चीखेला उसको बुलावा जाता था। तो बेसिकली कि सलाह देता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, नमक डालना है ज्यादा कि नमक नहीं डालना है, नमक ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर ही बता रहे हो क्या होता है, कोई भी फंक्शन बड़ा होता है तो एक बाबू जिसको अनुभव ज्यादा होता है उसको सलाहकार नियुक्त किया जाता है। तो आपको बता देते हैं कि जो हमारा संविधान बन रहा था 389 शुरू में सदस्य निर्धारित किया गया था, सदस्य संख्या। इसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन थे? आपका
B.N. राव थे। तो इनको बोला गया कि आप सलाहकार बन जाइए, मतलब कि आप ही को क्या करना है, मुख्य रूप से सबसे सलाह देते रहना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या करना है। और दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा थे बाबू भीमराव अम्बेडकर, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति B.N. राव, और दूसरा कौन होंगे, भीमराव अम्बेडकर बाबू। अब समझाते हैं क्या है कि देखिए यहाँ B.N. राव की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक तो पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेनेगल, क्या वो, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। एक होता है नरसिम्हा राव जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने थे जब हमारे देश में एलपीजी का शुरुआत हुआ था ना, या नई आर्थिक नीति जिसको बोलते हैं। एलपीजी क्या होता है बाद में बता देंगे। भारत में जब नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुआ था उसी समय स्थानीय स्वशासन भी लागू किया गया था संवैधानिक दर्जा देकर के। तो उस समय बाबू नरसिम्हा राव क्या थे, प्रधानमंत्री थे। बाद में इसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल जानिए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हो गए, B.N. राव हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या देखे। संविधान सभा में अध्यक्ष परमानेंट कौन बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन, एस.सी. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। और फिर बाबू क्या बोले कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. राव थे। इन्हीं को बोलते हैं बेनेगल नरसिंह राव बोलते हैं। और ये सब के बाद क्या हुआ था कि फाइनली संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था। लगभग 3 साल लगा था, मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान अंतिम रूप से लागू हो गया था। और उसी दिन को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू क्या है कि ये तो संविधान बना तो लगा कि बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन बहुत विद्वान जो है इसका आलोचना करते हैं। संविधान हमारा जो बना संविधान सभा इसका आलोचना करते हैं, मतलब इसमें कमी बताते हैं कि ये कमी क्या क्या है। तो इसी को समझने वाले कि संविधान सभा का आलोचना क्या क्या है बाबू, तो समझते हैं बाबू। पहला देखिए आलोचना इसमें क्या है, संविधान सभा का आलोचना। पहला पॉइंट है कि यह संप्रभु इकाई नहीं था, संप्रभु इकाई नहीं था। मतलब जो संविधान सभा था बाबू ये संप्रभु इकाई नहीं था। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई दूसरा शक्ति ना हो, उसी को बोलते हैं संप्रभु। तो आप क्या जानते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे किया गया था। अब कैबिनेट मिशन कहां से आया था, इंग्लैंड से आया था। और वही कहा था हमारे देश में क्या बना, संविधान बना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कोई दूसरा कोई कह रहा था ना बना जी, मतलब असली निर्णय कौन ले रहा है, ये ले रहा है ना। इसीलिए इसका आलोचना किया जाता है कि संविधान सभा संप्रभु इकाई नहीं था, अंग्रेज के देखरेख में बन रहा था। यहां तक कि महात्मा गांधी भी बोले थे कि संविधान सभा संप्रभु इकाई नहीं है। क्वेश्चन पूछा किस व्यक्ति ने कहा था कि संविधान सभा संप्रभु इकाई नहीं है, तो महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन क्या बोला जाता है कि इसमें क्या था, वकीलों का वर्चस्व था, वकीलों का वर्चस्व, जो कि काफी हद तक सही है। मतलब क्या है कि संविधान सभा के जितना सदस्य आपको दिखाई देता है ना, सब वकीली पढ़ लेता। महात्मा गांधी वकीली पढ़ लेते, वकालत किए हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वकीली किए हुए थे बाबू। सरदार पटेल भी वकीली किए हुए थे। तो सब क्या था, वकील था। अब जब कोई वकील है तो वकील ही से सोचेगा ना जी, अब क्या मैं डॉक्टर रहता, इंजीनियर रहता, आर्टिस्ट रहता, कुछ रहता, तब ज्यादा बेहतर बनता ना। तो यहाँ पर आलोचना किया जाता है जो काफी हद तक आपका सही है। तीसरा बोला जाता है कि कांग्रेसियों का वर्चस्व था। देखिए उस समय भारत का सबसे बड़ा पार्टी क्या था, कांग्रेस था। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में ज्यादा रहबे करेगा। तो इसलिए विद्वान आलोचना करते हैं कि कांग्रेसियों क्या था, प्रभाव था। अगला क्या बोला जाता है कि इसमें हिंदुओं का वर्चस्व था, हिंदुओं का वर्चस्व था। मतलब कि इसके मैक्सिमम सदस्य क्या थे, हिंदू थे। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि देखिए जब संविधान के लिए सदस्य चुना जा रहा था तो 3 भाग में बांट दिया गया था, मुस्लिम बाबू, सिख हो गया और क्या हो गया, हिंदू हो गया। लेकिन चूंकि हिंदू इंडिया में ज्यादा जनसंख्या में हैं ही, तो जाहिर से सदस्य भी ज्यादा चुन करके आएंगे। तो ये आलोचना बोल सकते हैं तर्कसंगत नहीं है। साथ ही क्या है कि यहाँ पर हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया था, चाहे महिला हो, दलित हो, है ना, सबको यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया था। तो ये सब इसका क्या है, आलोचना वगैरह है। अच्छा एक और क्वेश्चन ध्यान आ गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए संविधान बाबू क्या हुआ था ना कि इसका अंतिम बैठक 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को हो रहा था। तो इसी दिन क्या होगा, जितना सदस्य रहेगा ना सब सिग्नेचर करेगा और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल कितना सदस्य उस पर हस्ताक्षर किया था। तो बताते हैं क्या कि देखिए शुरू में 389 को सदस्य संख्या निर्धारित किया गया था, लेकिन जब इधर पाकिस्तान बन गया 2 जगह तो सदस्य संख्या घट कितना हो गया, 299। तो टोटल 299 सदस्य संख्या था। अब 24 जनवरी को जिस दिन बैठक हो रहा था ना उसमें से 15 को सदस्य नहीं आया, तो कितना बच गया, 284। तो टोटल 284 सदस्य क्या किया था, संविधान सभा के अंतिम प्रारूप पर सिग्नेचर किया था और संविधान लागू हुआ था। अब याद करने का तरीका क्या है, देखिए हमने क्या बताया कि जगह रहो कि महिला सदस्यों का संविधान सभा में कितना संख्या था,
15 था। और ये इतना ही समझिए कि 15 को नहीं, हालांकि ऐसा नहीं कि महिला नहीं आया था, लेकिन याद करने के लिए बता रहे हैं कि इतना ही सदस्य उस दिन बाबू क्या हुआ, अंतिम दिन नहीं आया। इस कारण से क्या हुआ कि 284 सदस्य इस पर क्या किए, हस्ताक्षर किए बाबू। तो ये क्या था आपका संविधान सभा से इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने प्रयास किया है सारे कंसेप्ट को समझाने का। अब बढ़िया से वीडियो को, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो टेस्ट देने के लिए भी तैयार रहिएगा। और नोट्स वगैरह भी ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, तो नोट्स को 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बाबू, धन्यवाद।